Hello students, in previous video we discussed about the manure and fertilizers. Plants need water for germination, so we discuss about irrigation. The process of supplying water to crops, the fields, different intervals in called irrigation. यानी जो हम पानी देते हैं क्रॉप्स को खेतों के अंदर अलग अलग टाइम के डिफरेंस के अंदर, वो क्या कहलाता है? इरिगेशन यानी सिंचाई. इन वेराइज फ्रॉम द क्रॉप टू क्रॉप, सीज़न टू सीज़न एंड सॉइल टू सॉइल. और ये हर जगह अलग अलग होती है. अलग अलग की मिट्टी में अलग अलग तरीके से पानी दिया जाता है. अलग अलग फसल में हम अलग टाइप से देते हैं और सीज़न टू सीज़न भी इनमें हर एक में अलग अलग तरीक़ों में अंतर होता है कि हम किस तरह से इरिगेशन करते हैं, पानी देते हैं. सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, ponds, lakes, river, dams and canals. In summer season, frequently of watering is more due to the evaporation of water from the soil and leaves. गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा पानी की जल्दी ज़रूरत होती है क्योंकि पानी का जो इवोपरेशन होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसलिए जो फसल होती है, क्रॉप होती है, उसको फ्रीक्वेंटली वाटरिंग की ज़रूरत होती है. इन केस ऑफ वीट, अगर अपन गेहूं की बात करें, इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड एट इंटरवल्स. हम उसको अलग अलग टाइम के ऊपर बीच में इंटरवल्स के बाद देनी पड़ता है पानी, जैसे कि ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ, वाइल राइस क्रॉप रिक्वायर्ड स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड. जबकि अगर हम चावल की फसल की बात करें तो उसकी जो फसल होती है, जो होता है, उसको फसल को ही पानी के अंदर खड़ा रहना होता है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है. और हमारी कंट्री की बात करें तो सिंचाई के लिए ही डैम्स बनाए जाते हैं, जिससे बिना बारिश के सीज़न में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो सके. कैनल्स बनाई जाती हैं इरिगेशन के लिए, जिससे कि पानी बहुत अच्छी तरह से फसलों को दिया जा सके. अब हम बात करते हैं कि क्या बेनिफिट है कि इरिगेशन के लिए हमें इरिगेशन करना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है. तो सो वी डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप फ्रॉम इरिगेशन. तो सबसे पहला जो बेनिफिट है हमें क्या? सीड जर्मिनेशन, क्योंकि पानी देने से सीड से सीडलिंग्स बनते हैं, इसलिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. सेकेंड, वाटर राइजेज अप द लीव्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो हम पानी प्लांट्स को पिलाते हैं वो क्या होता है? लीव्स के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऊपर तक पहुंचता है. डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स रीच वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट विद द वाटर. यानी जो हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स दिए थे वो भी पानी के साथ डिज़ोल्व होके कहाँ पहुँचते हैं? सभी न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचते हैं वाटर के थ्रू, इसलिए भी इरिगेशन बहुत ज़रूरी है. इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. पानी के लिए, प्लांट के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए और उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी पानी पिलाना यानी सिंचाई करना बहुत ज़रूरत है. अब इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ इरिगेशन. जो इरिगेशन करते हैं, हम पानी पिलाते हैं फसल को, उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं. कुछ ट्रेडिशनल्स हैं, कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स. ट्रेडिशनल मेथड्स में अगर हम हमारी आवर कंट्री की बात करें तो उसके अंदर पुली, मोट, चैन पंप, लीवर सिस्टम यानी कि रहट. इन आवर कंट्री ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन लाइक पुली सिस्टम, मोट, चैन पंप एंड लीवर सिस्टम. चैन पंप, लीवर सिस्टम को हम रहट के नाम से भी जानते हैं. हैव बीन यूज्ड ऑफ सेंचुरी ऑफ द लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वाटर रिजर्वायर्स. यानी यहाँ पे नदियों से या कुओं से इनसे पानी को खींचा जाता है और फिर उनको खेतों के अंदर सप्लाई किया जाता है. दीज मेथड्स आर चीपर बट नॉट मच इफ़िशेंट. ये सस्ते तो होते हैं लेकिन इफ़िशेंट नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि इनसे पानी बहुत ज़्यादा सप्लाई किया जाता है. इनके लिए कहने को तो ये सस्ते होते हैं, पर पुराने समय से तो ये यूज़ करते जा रहे हैं, लेकिन इनसे पानी की ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ की जाती है. नाउअडेज वी यूज़ ट्यूबवेल, डीजल और इलेक्ट्रिक पम्प्स आर यूज़ फॉर इरिगेशन. लेकिन आज की तारीख में हम क्या यूज़ करते हैं? मोस्टली ज़्यादा रहट और मोट की जगह ट्यूबवेल, डीजल और इलेक्ट्रिक पंप यूज़ करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मॉडर्न मेथड्स में. अब मॉडर्न मेथड्स की अगर अपन डिस्कस करें तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू वाटर इकोनॉमिकली. यानी अगर जो हम पानी पिलाते हैं वो भी क्या होता है? इकोनॉमिकली यूज़ होता है, कम मात्रा के अंदर यूज़ होता है. उनके लिए मेनली
हमारे पास 4 टाइप्स आते हैं मॉडर्न मेथड्स में, फुरो इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन. In this chapter we discuss about the sprinkler irrigation and drip irrigation. इन सभी टेक्निक्स के अंदर कम से कम मात्रा के अंदर हम पानी यूज़ करते हैं. अब सबसे पहला आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन. स्प्रिंकलर यानी आप जानते हो फव्वारा. तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इरिगेशन किया जाता है उसमें अनइवन लैंड के ऊपर यूज़ करते हैं और जहाँ पर जो सॉइल होती है जो पानी को लंबे समय तक सोख के नहीं रख सकती, ऐसी मिट्टी के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं. दिस इरिगेशन सिस्टम इज़ यूज्ड वेयर देयर इज़ अनइवन लैंड एंड द सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम. In this system we use perpendicular pipes having rotating nozzles on top. यानी इस सिस्टम के अंदर हम एक परपेंडिकुलर पाइप्स यूज़ करते हैं जिसके ऊपर रोटेटिंग नोज़ल होता है, यानी घूमने वाला नोज़ल होता है जो कि मेन पाइपलाइन से जुड़ा हुआ होता है थोड़े थोड़े सिस्टम इंटरवल्स के दौरान, और फिर वहाँ से जो पानी आता है वो प्रेशर के साथ पूरे फील्ड के अंदर स्प्रिंग किया जाता है, फुहारे की तरह छिड़का जाता है. व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द पम्प इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स एंड गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप इफ़ इट इज़ रेनिंग. अगर वहाँ पे एक तरह से बारिश की तरह इन फुहारों से क्या होता है, पानी गिरता है. एंड दिस सिस्टम इज़ वेरी यूज़फुल फॉर सैंडी सॉइल. जहाँ पर सैंडी सॉइल होती है वहाँ पे ये सिस्टम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है. देन सेकेंड सिस्टम इज ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन, इन दिस इरिगेशन द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली एट द पोजीशन ऑफ रूट्स. इसमें जो पानी डाला जाता है वो प्लांट्स की रूट्स में डाला जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप. सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन. इसके अंदर बहुत कम पानी की हमको ज़रूरत होती है एंड इट इज़ बेस्ट मेथड टू सेव वाटर. यह पानी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है एंड इट हेल्प्स टू इरिगेट फ्रूट प्लांट्स लाइक ग्रेप्स, बनाना, ब्रिंजल एक्सेट्रा. ये जो सिस्टम है ड्रिप सिस्टम, इससे हम फ्रूट्स प्लांट्स को लगाने में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रेप्स, बनाना, ब्रिंजल आदि. फिर इसके अलावा एक चीज़ आती है वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग इसका मतलब होता है कि क्रिएट मस्ट बी टेकन नॉट टू वाटर द फील्ड एक्सेसिवली. कि इसमें कई बार होता है कि अगर हमारा ध्यान नहीं रहे और प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पानी चला जाए तो उस समय से क्या होता है, एक्सेस वाटर ऑन द फील्ड में कॉज ए कंडीशन कॉल्ड वाटर लॉगिंग विच में हार्म द क्रॉप्स. अगर खेतों के अंदर ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो उससे जो फसल है उसको नुकसान होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं. इसलिए हमें पानी एक लिमिट और फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर ही प्लांट्स को देना होता है. देन नेक्स्ट मेथड इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन. अब जब हमने प्लांट्स की या क्रॉप को मैन्योर दे दिया, फर्टिलाइजर्स दे दिए, देन वी डू इरिगेशन. देन क्रॉप प्रोटेक्शन, जो हमारी फसल उग गई है उसके अंदर उसको किस तरह से प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है. द लेबोरियस इफेक्ट ऑफ द फार्मर आर सक्सेसफुल व्हेन ही टेक्स द rapided the and harvested crop from the field to his house. उसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या चीज़ होगी, जब उसकी जो उसने फसल उगाई है, जो हार्वेस्ट क्रॉप है, वो खेतों से उसके घर पे आ जाए. लेकिन ऐसा इतना आसान नहीं होता है. जो खेत में बोता है, इसने मेहनती किसान ने पूरी फसल बोई है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बोया, आपने पानी पिला दिया और उसके बाद फसल पक के तैयार हो गई और सीधी घर पे आ गई. उससे पहले उन्हें बहुत सी तकलीफ़ों को देखना पड़ता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है. तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है? फार्मर हैज़ टू फेस ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. जब फसल पकती है उसके बीच में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है. उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में अपन अभी डिस्कस करेंगे. जैसे फर्स्ट है वेट्स. वेट्स मतलब जो फसल के बीच में जब उसने जो क्रॉप बोई, उस क्रॉप के बीच में जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं या अनडिज़ायरेबल प्लांट्स उग जाते हैं अपने आप, बिना उगाए जो अपने आप उग जाते हैं, दीज आर कॉल्ड वेट्स. और उन वेट्स को निकालना क्या कहलाता है? वेडिंग. वेट्स आर द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रोइंग नेचुरली along with the crop. Removal of these weeds is called weeding, and weeding should be done
देन एंड देयर, मतलब उसको हम यहाँ वहाँ अपने हाथों से या मैन्युअली भी करते हैं। जनरली जो यूज़ की जाती है वो क्या की जाती है, मैन्युअली की जाती है। अपने हाथ से जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, जिससे कि प्लांट्स को नुकसान नहीं हो और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी क्रॉप को पूरे मिल सके। द वेट्स मस्ट बी रिमूव्ड बिकॉज दे आर कंपेयर्ड विद द क्रॉप फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, क्योंकि ये जो वेट्स होते हैं ये हमारी फसल के साथ, हमारी क्रॉप के साथ क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। वो उनका न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट ले लेंगे, सो देयरफॉर इफ़ेक्ट देयर ग्रोथ, इससे हमारी फसल की ग्रोथ इफ़ेक्ट करती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको निकालना पड़ता है। अगर हम कुछ कॉमन टाइप के वेट्स की बात करें तो वो हैं जैसे कि ग्रास, एमेरंथस जिसे कि हम चौलाई के नाम से जानते हैं, चिनोपोडियम जिसे कि बथुआ, एंड वाइल्ड ओट यानी कि जई। ये मेन टाइप के क्या हैं, वेट्स हैं, जिन्हें हमें फसल के साथ अनवांटेड अपने आप उग जाते हैं और इन्हें हमें मैन्युअली क्या करना चाहिए, रिमूव्ड कर देना चाहिए। मैन्युअली वेडिंग के लिए हमें, यानी इनको हटाने के लिए हम ये जो डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कि बाय यूजिंग सम टूल्स लाइक हैंड फॉक, ट्रॉवल एंड हैरोज। ये सभी जो टूल्स हैं हम मैनुअल वेडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड मेन प्रॉब्लम इज़ द प्लांट डिजीज़ एंड पेट्स, यानी जो प्लांट्स को कुछ डिजीज़ हो जाती हैं, जो पेट्स हैं, जिससे कि हमारे किसान को नुकसान होने की संभावना है। जनरली प्लांट डिजीज़ आर कॉज्ड बाय द फंगस, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। These disease are transmitted either through the seeds itself, कई बार होता है कि ये सीड से ही लग जाती हैं क्रॉप को, और दे आर एयरबॉर्न और सॉइलबॉर्न, और कई बार हवा से और सॉइल के कारण भी ये डिजीज़ हो जाती है। कॉमन फंगल डिजीज़ इन प्लांट, रस्ट ऑफ व्हीट, यानी गेहूं में जो रस्ट लग जाता है वो, या ब्लास्ट ऑफ राइस, ये जनरली व्हीट और राइस की डिजीज़ हैं। To control plant disease, we can spray fungicides and pesticides on the crop. और इन चीज़ों को हम कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, फसल के ऊपर फंगिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं। द इंसेक्ट्स आर द मेन पेस्ट विच हार्म टू द क्रॉप प्लांट्स। इंसेक्ट्स भी जो प्लांट अपनी क्रॉप होती है उसको नुकसान देते हैं, इसलिए हमें उससे भी फसल को बचाना होता है, किसान को बचाना होता है। एंड नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम इज़ द नेचुरल क्लाइमेट्स यानी जो फ्लड है, ड्रॉट है, लो टेम्परेचर एंड द फायर आर द कॉमन नेचुरल क्लाइमेटीज़ विच मे डैमेज द क्रॉप्स। ये कुछ ऐसे क्लाइमेटीज़ हैं जो कि हमारी क्रॉप को क्या कर सकते हैं, डैमेज करते हैं, और इनके जो इल इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि फ्लडिंग है, स्ट्रॉन्ग वाटर रन ऑफ है, एंड ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल। अगर ज़्यादा पानी बह जाता है तो उससे क्या होता है, हमारे सॉइल के जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे, और हमारी फसल ड्राइंग हो जाएगी, सूख, या ज़्यादा अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो उससे क्या होगा, फसल सूख जाएगी, या बर्निंग ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू फायर, आग के कारण फसल जल भी सकती है। इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देयर इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द मीन्स ऑफ मेकिंग प्रॉपर ड्रेनेज एंड एडिक्वेट इरिगेशन। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इन इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है वो हमें, कि अगर ज़्यादा बारिश हो गई है तो हमें खेत के अंदर इस तरह से प्रेसेस बनाने चाहिए, पानी निकलने के साधन बनाने चाहिए, ताकि फसल के अंदर, खेत के अंदर ज़्यादा पानी नहीं भरा रहे, ताकि हमारी फसल को नुकसान नहीं हुए। एडिक्वेट इरिगेशन, अगर बारिश नहीं होती है तो हमें इरिगेशन के पूरे प्रॉपर चैनल से यूज़ करना चाहिए, ताकि कम पानी से या बारिश की कमी से हमारी फसल नहीं सूखे। एंड रेमेडीज़ अगेंस्ट फायर, और हमारे खेत में, उसके अंदर हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ पहले से तैयार रखनी चाहिए कि अगर आग लग जाए तो हम किस प्रकार से अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं। देन फोर्थ इज़ द एनिमल इज़ द मोस्ट प्रॉब्लम ऑफ द डैमेज ऑफ क्रॉप फील्ड्स। ये खेतों की एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें कि जंगली जानवर आ जाते हैं तो वो बहुत नुकसानदेह, जैसे वाइल्ड एनिमल्स लाइक मंकीज़, स्ट्रे एनिमल्स स्पेशली काउ एंड बफेलोज, नीलगाय, बिसॉन्स, डियर,
wild pigs and even birds cause a lot of damage to crops। मतलब ये सभी जानवर हैं, इवन बर्ड्स, ये भी क्या करते हैं, हमारी फसलों को नुकसान देते हैं। कैसे करते हैं, या तो ये फसलों के ऊपर दौड़ सकते हैं या उन्हें खा जाते हैं, आइदर बाय रनिंग ओवर देम एंड और ईटिंग देम, देयर वेंडलाइजिंग दैम कम्प्लीटली, जिससे कि ये पूरी फसल को क्या कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। सो दीज लेड टू पुअर यील्ड ऑफ क्रॉप। दीज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द यूजिंग फेंसेस एंड द मैन्योर सर्विलेंस। हम इनको कैसे रोक सकते हैं, या तो हम अपने खेत के ऊपर बाड़ लगा दें या मैन्योर सर्विलेंस करें, हम उनके ऊपर खुद किसान या दूसरे व्यक्ति उनकी सुरक्षा करने के लिए खुद उसके ऊपर निगरानी करके हम फसल को बचा सकते हैं एनिमल्स से। अब आती है हमारी हार्वेस्टिंग। जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसके काटने की बारी आती है कटाई। तो वो कटाई किस प्रकार से करते हैं, यह भी मैन्युअली भी होती है और मशीनों के द्वारा, हार्वेस्टर के द्वारा भी होती है। हार्वेस्टर कंबाइन मशीन के थ्रू भी होती है। छोटी जगह है तो मैन्युअली कटाई होगी, बड़ी जगह है, बड़े खेत हैं तो आजकल हम उससे हार्वेस्टर के थ्रू या कंबाइन मशीन के थ्रू भी करते हैं। वंस द क्रॉप गेट मैच्योर it has to be gathered. The process of cutting and gathering a mature crop is known as harvesting। यानी पकी हुई फसल को इकट्ठा करके काटना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। दिस डन बाय मशीन्स और मैन्युअली। जिस मशीन से काटते हैं उसे हम कहते हैं हार्वेस्टर, एंड हार्वेस्टर कंबाइन इज ऑल्सो यूज्ड। ओके, देन थ्रेशिंग। थ्रेशिंग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।